हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या नीट में या JEE के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप ये श्योर मानिए कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको इन कहीं ना कोई एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारा जो राउल्ट्स लॉ है वो। तो हम यहाँ पर इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा ये टॉपिक, पर हम इसे बहुत इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो है आज की वीडियो का, वो है वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर की अगर से बात करें तो वेपर प्रेशर क्या होगा कि किसी भी वेपर द्वारा या किसी लिक्विड का जब एवापोरेशन हो और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो, उस केस में ये जो वेपर्स हैं किसी एक सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, यही हमारा होता है वेपर प्रेशर। यानी इजी वे में अगर से हम बोलें इस चीज़ को, तो जो वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है वही कहलाता है हमारा वेपर प्रेशर। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी एक आपके बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं, जिसे आपने एक लीड के हेल्प से उसे क्लोज कर दिया है। जब आप इसे हीट करेंगे तो वाटर्स के जो ड्रॉपलेट्स है या वाटर जो है ये वेपोराइज होकर इस लीड से टकराएगा, क्लोज कंटेनर से टकराएगा और एक प्रेशर जो है ये अपने द्वारा उस लीड के ऊपर लगाएगा। जैसे कि सीधे सीधे एग्जांपल हम देखते हैं इसका, जब हम चावल वगैरह बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तब ऊपर से जो लीड पे जो प्रेशर अप्लाई होता है यही है हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर स्पेशली जो बात की जाती है वो स्पेशली वोलेटाइल लिक्विड्स के साथ इसको कंसीडर किया जाता है मैक्सिमम केस में। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने एक वोलेटाइल लिक्विड को लिया हुआ है और ब्लैक कलर के एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ एवोपोरेशन को और ग्रीन कलर के एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जो हमारे वाटर के वेपर्स हैं या ड्रॉपलेट्स जो हैं ये कलेक्टेड होंगी और एक टाइम के बाद जब इनका वेट बढ़ जाएगा, जब ये आपस में कंडेंस होते जाएगी तो वापस ये आके इस लिक्विड में मिक्स हो जाएंगी। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जो गैसेस है उनका कंडेंस होकर वापस से लिक्विड बनना, ये कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। तो एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अटेंड हो जाती है वेपोराइजेशन की प्रोसेस में, तब यहाँ पर रेट ऑफ एवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। जैसे कि हमने एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया है और जो बॉक्स में भी लिखा गया है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड हो जाती है, इस केस में क्या होता है, जो एवोपोरेशन का रेट है और जो कंडेंसेशन का रेट है ये इक्वल हो जाता है। मतलब जितनी ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही हैं एवोपोरेट होके गर्म होके, उतनी ही ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके ठंडी होके नीचे भी आने लगती हैं। तो ये इक्विलिब्रियम अटेंड होने पर होता है। तो यही है, जो ऊपर जो प्रेशर लग रहा है लीड के ऊपर किसी लिक्विड या वेपर्स द्वारा, यही कहलाता है हमारा वेपर प्रेशर। आगे हम बात करें तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे 3 मार्क्स में पूछने के 99% चांस है, वो है हमारा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ आप बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। यहाँ हम बहुत ही ईजी वे में राउल्ट्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब समझते हैं राउल्ट्स लॉ को। तो राउल्ट्स लॉ को इस्टेब्लिश किया था एक फ्रेंच केमिस्ट थे, FM राउल्ट नाम के। इन्होंने 1887 में। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, ये जो है एक थर्मोडायनामिक्स का ही लॉ है। राउल्ट्स लॉ एक थर्मोडायनामिक्स का ही लॉ है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन में जो कि वोलेटाइल लिक्विड से मिलके बना है,
जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो इसके कंपोनेंट के जो मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट है, तो इनके जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा जो वेपर प्रेशर है वो। तो जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, एक क्लोज कंटेनर लिया है। क्लोज कंटेनर में नीचे आप लोग को नीचे साइड में जो दिख रहा होगा जहाँ पे स्नैक ब्रैकेट के आगे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसमें क्या है हमने दो टाइप के कंपोनेंट लिए हैं अभी। एक जो है हमारा ए जो है वो सॉल्वेंट कंपोनेंट है और बी जो है हमारा सॉल्यूट कंपोनेंट है, जिसे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है और सॉल्वेंट को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों ने मिलके सॉल्यूशन तैयार किया है। अब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो हमारा सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल नेचर का है, तो ये वेपोराइज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइज जब हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की वेपर्स दिख रही है हमें और जो रेड कलर की वेपर्स है वो भी दिख रही है। रेड कलर की जो वेपर्स है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी का यानी सॉल्यूट का, और जो ब्लू कलर की जो वेपर्स दिख रही है हमें वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का। दोनों का कंबाइन फॉर्म में जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कहलाएगा हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जितना मोल फ्रैक्शन हम बी का बढ़ाते जाएंगे या जितना मोल फ्रैक्शन हम ए का बढ़ाते जाएंगे उतना ही यहाँ पर वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है ये दोनों के कंपोनेंट ए और बी के कंपोनेंट के कारण यहाँ पे आ रहे हैं। अगर से हम शॉर्ट में समझे राउल्ट्स लॉ को, तो राउल्ट्स लॉ को जैसे लिखा हुआ है एक बॉक्स में कि पी जो होगा मतलब प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। एक्स मतलब हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को लिया है। आगे इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझेंगे जिसमें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, राउल्ट्स लॉ क्या है स्पेशली कि जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके जो कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। आइए अब हम समझते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कंसीडर करने के लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है। ए और बी हमारे ये वोलेटाइल लिक्विड है, इन्हें हमने क्लोज कंटेनर में लिया है। ए जो है हमारा सॉल्वेंट है और बी जो है हमारा सॉल्यूट है। ये दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार किया है और इसे हमने क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है, जैसे कि पीछे के डायग्राम में हमें दिख रहा था। अब हम बात करें कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन आने पर जितना रेट ऑफ एवापोरेशन होता है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होता है। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करते हैं जो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है पी टोटल से इसको रिप्रेजेंट करें हमने, और जो हमारा ए जो हमारा सॉल्वेंट है उसका हमने वेपर प्रेशर माने हैं पार्शियल वेपर प्रेशर माने हैं वो है हमारा पी ए, और सॉल्यूट जो है हमारा बी उसका हमने पार्शियल वेपर प्रेशर माने हैं बी। इसी के साथ साथ हमारे जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी के लिए वो है एक्स ए एंड एक्स बी। इस केस में हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो पहले हम बात करें कंपोनेंट ए की, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पहले लिखा है, जो ग्रीन कलर की जो पेन के नीचे हमने लिखा हुआ है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एक्स ए के। अब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर पी नॉट ए जो है वो प्योर ए का वेपर प्रेशर है। इसे आप इस टाइप से समझ लीजिए कि मान लीजिए सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ए ही होता, तब जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता तो वो इसका प्योर वेपर प्रेशर कहलाता। अभी क्या हुआ है, अभी के केस में क्या है कि हमने इसके साथ साथ बी भी लिया है, तो बी इसके प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। पर यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिया हुआ है पी नॉट ए जो कि हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब अगर से हम बात करें सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ए होता, तब उसका हम वेपर प्रेशर कितना मानते हैं पी नॉट ए।
सिमिलरली बी के केस में भी क्या होगा, राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने पर कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एक्स बी के, मतलब मोल फ्रैक्शन के। इसी टाइप से यहाँ पर भी हमने जब इसको आगे सॉल्व किया तो पी बी इज इक्वल्स टू होगा पी बी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी बी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। आगे हमें इस टाइप से दो इक्वेशंस मिल गई हैं। आगे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डाल्टन्स लॉ को। फ्रेंड्स, डाल्टन्स लॉ में हमें ये बताया गया है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा। तो उसी के बेसिस पर P जो टोटल आएगा हमारा, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा हमारा PA प्लस PB। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर PA और PB की वैल्यू हम पुट अप करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी नई इक्वेशन आएगी वो होगी P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। ये आ जाएगी हमारी फाइनल राउल्ट्स लॉ के लिए जो इक्वेशन है वो। आगे हम जानते हैं, जैसे कि हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था, कि जो टोटल होता है मोल फ्रैक्शंस का वो जितने भी कंपोनेंट है उनके सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, तो इनका भी जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी की अगर से हम बात करें तो ये होगा 1 के इक्वल्स टू। आगे हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू अगर से निकालें तो ये निकल के आएगी 1 माइनस एक्स बी। इसी टाइप से हम हमारी एक्स बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को कोई भी एक्स ए या एक्स बी कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। तो इस टाइप से हमारी एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को अब हम जब हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में पुटअप करें तो हमें पी टोटल मिलेगा, वो होगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस इक्वेशन को हम फाइनल इक्वेशन हमारी मानेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए। आगे हम समझते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राउल्ट्स लॉ का किस टाइप से किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो बुक्स में जब आप पढ़ेंगे इसे तो आप लोगों को यहाँ पर एक ही ग्राफ देखने को मिलेगा और एग्जाम्स में भी आपको एक ही ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर जो मैंने बाकी के ऊपर के जो दो ग्राफ बनाए फर्स्ट और सेकंड नंबर के, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि एक ग्राफ को हमने जो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है वो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में किया है। मोल फ्रैक्शन हमारा एक्स एक्सिस पे है और वेपर प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे है। पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे सॉल्यूट के लिए यहाँ पर ग्राफ, मतलब बी वाला जो कंपोनेंट है हमारा उसके लिए हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया है। तो हमें मालूम है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि ये जो होते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप लोग फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी टाइप का आपको ग्राफ अगर से मिल रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है, उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ठीक इसी टाइप से बनेगा, एक लीनियर लाइन। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो जब आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो जो ग्राफ मिलेगा वो इसी टाइप से मिलेगा। आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा कि जैसे जैसे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मोल फ्रैक्शन की वो 1 ही होगी, क्योंकि सम जो होता है हमेशा 1 ही होता है। तो मान लीजिए पहला जो हमारा इनिशियल केस था जहाँ पे एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 था, उस केस में वेपर प्रेशर बहुत कम था और जैसे जैसे हम 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन के साथ साथ हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक ऐसे ही सेकेंड ग्राफ में भी हमने देखा। सेकेंड ग्राफ जो बना है हमारा, ये बना है हमारा सॉल्वेंट ए के लिए यानी कंपोनेंट ए के लिए। ये भी जो बना है ये हमारा मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के अगेंस्ट बना है यानी रिस्पेक्ट में बना है। यहाँ पर भी जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0 था, सॉरी मोल फ्रैक्शन 0 था, उस केस में वेपर प्रेशर यहाँ पे मिनिमम था। आगे जैसे जैसे आप एक्स ए की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे
वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ग्राफ्स को कंबाइन करेंगे, मतलब हम बात करेंगे, ये तो बात हुई थी कि दोनों कंपोनेंट जब अलग अलग है उस केस की, मतलब ये एक सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जब दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना था हमें, तब की बात थी। अब अगर से हम बात करेंगे जहाँ पर ये जो दोनों एक सॉल्यूशन का फॉर्म कर रहे हैं, एक मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तब बात आएगी हमारे दोनों ग्राफ को हम अटैच कर देंगे। तो ग्राफ को अटैच जैसे ही हमने किया तो हमें थर्ड नंबर का जो ग्राफ है उस टाइप से कुछ मिलेगा, जहाँ पर जो है सेम है, जहाँ पर हमने सिर्फ दोनों ग्राफ को अटैच किया है और एक लीनियर लाइन के थ्रू इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ये लग रहा होगा कि एक साइड जो है ग्राफ थोड़ा सा कम है और एक साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो दोनों कंपोनेंट होंगे उन दोनों का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों याद रखिए मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे। और इसी डिफरेंस के कारण ये जो लाइन गई है पी टोटल वाली, जो लाइन गई है हमारी, यानी जिसके ऊपर लिखा हुआ है पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी वाली जो लाइन गई है, ये हल्की सी टेढ़ी है, तिरछी है। इसके पीछे रीज़न यही है कि दोनों जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा इनमें थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा अंतर होगा। इस कारण से ये जो लाइन जाती है एकदम स्ट्रेट ना जाकर, यानी माफ़ कीजिए एकदम सीधी ना जाकर हल्की सी टेढ़ी जाती है। तो यही था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।